लर्निंग क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 18 में परिसंस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिसंस्था किसे कहते हैं, उनके घटक कौन से हैं और उनकी संरचना क्या है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, इस सृष्टि में सजीव और निर्जीव ये दो घटक पाए जाते हैं। सजीव अर्थात प्राणी, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि, और निर्जीव अर्थात हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा, जिसको मिट्टी कहते हैं, इनका समावेश निर्जीवों में होता है। सजीवों को हम जैविक घटक कहते हैं तथा निर्जीवों को हम अजैविक घटक कहते हैं। बच्चों, जब जैविक तथा अजैविक घटक और उनके बीच अंतरक्रिया होती है तो इन सभी को मिलाकर परिसंस्था बनती है। परिसंस्था की कल्पना हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा घर एक छोटी परिसंस्था कहलाती है, जिसमें हम अपना शुरुआती जीवन जीते हैं। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने घरों की वस्तुओं से करते हैं, अर्थात हमारा तथा घर की वस्तुओं और उनके वातावरण के बीच संबंध स्थापित होता है। इसी संपूर्ण वातावरण को ही हम परिसंस्था कह सकते हैं और घर यह एक छोटी परिसंस्था होती है। उसी प्रकार जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने पे हमारे आसपास का वातावरण ही वहाँ की परिसंस्था कहलाती है। जैसे कि घर के बाहर मैदान होते हैं, बगीचे होते हैं, अस्पताल, नदी, तालाब, समुद्र, बाजार, सड़कें, पाठशालाएं, ये हमारे परिवेश में पाए जाते हैं। ये हमारी परिसंस्था का एक भाग होता है बच्चों। इससे बड़ी परिसंस्थाओं को अगर हमें जानना है तो गांव, शहर, राज्य, देश या संपूर्ण संसार ये एक सबसे बड़ी परिसंस्था है, जिसमें सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतरक्रिया होती है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे परिसंस्था का प्रमुख महत्वपूर्ण घटक सजीव होता है, अर्थात जैविक घटक होता है। जैविक घटकों को जीवित रहने के लिए अलग अलग अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, खनिज इत्यादि। साथ ही उन घटकों से जुड़े रहने की उनकी अपनी एक विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, किसी सूक्ष्मजीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो किसी दूसरे सूक्ष्मजीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, कुछ वृक्षों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है तो कुछ को कम की आवश्यकता होती है। बच्चों, इस प्रकार प्रत्येक सजीवों की पर्यावरण के घटकों से जुड़ने की अपनी एक विशेष क्षमता होती है। परिसंस्था में प्रत्येक अजैविक घटकों का उनमें विचरण करने वाले जैविक घटकों पर परिणाम होता है, अर्थात किसी परिसंस्था में किस विशेषता वाले सजीव जीवित रह सकते हैं तथा उनकी विविधता क्या होगी, उनकी संख्या कितनी होगी, यह उस संस्था के अजैविक घटकों पर निर्भर होता है बच्चों। अर्थात सजीवों की जीवन प्रक्रिया कब तक चलेगी, यह अजैविक घटकों की उपयोगिता पर निर्भर होता है। बच्चों, ये जैविक तथा अजैविक घटक एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। जैसे कि सजीव परिसंस्था में उपस्थित अजैविक घटकों का निरंतर उपयोग करते रहते हैं अथवा उत्सर्जित करते रहते हैं, इसलिए परिसंस्था के जैविक घटकों के कारण अजैविक घटकों का अनुपात कम अधिक होता रहता है। उदाहरण के लिए, वनस्पति श्वसन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है तो ऑक्सीजन गैस छोड़ती है, जिससे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। किंतु वृक्षों की कटाई के कारण इस संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। नंबर दूसरा, सजीव घटकों का आसपास के अजैविक घटकों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यदि सजीवों के कारण नदियां प्रदूषित हो जाती हैं तो उसमें विचरण करने वाले सजीवों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसका बुरा प्रभाव वनस्पतियों पर भी पड़ता है, जिससे वनस्पतियों की वृद्धि प्रभावित होती है। इस कारण से खरगोश, हिरण जैसे प्राथमिक भक्षक प्राणियों की संख्या में निरंतर कमी होने लगती है। इसका बुरा प्रभाव इन प्राथमिक भक्षक प्राणियों पर जीवित रहने वाले द्वितीय भक्षक प्राणियों पर पड़ता है। इसके कारण इन द्वितीय भक्षक प्राणियों जैसे कि शेर, चीता, बाघ, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। इस कारण से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, अर्थात ये सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। बच्चों, परिसंस्था का प्रत्येक सजीव उस संस्था में रहते हुए, संचलन करते हुए
विशिष्ट भूमिका निभाता है। इस सजीव का परिसंस्था के अन्य सजीव के संदर्भ में स्थान और उसके द्वारा निभाने वाली भूमिका को निश कहते हैं। उदाहरण के लिए बगीचे में बढ़ने वाला सूरजमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और मधुमक्खी, चींटी आदि कीटकों को भोजन तथा अधिवास प्रदान करता है। अर्थात सूरजमुखी के पौधे द्वारा सजीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति तो होती ही है, साथ ही मधुमक्खी, चींटी जैसे कीटकों के लिए भोजन तथा अधिवास की सुविधा भी सूरजमुखी के पौधे द्वारा प्रदान की जाती है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। यह चार्ट परिसंस्था से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर परिसंस्था के घटकों को बताया गया है। ये एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इसे इसमें दर्शाया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि परिसंस्था को प्रमुख रूप से दो घटकों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने बताया था, सजीव तथा निर्जीव। यहाँ पर अजैविक घटक है जिसे हम निर्जीव घटक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अबायोटिक फैक्टर कहते हैं, और दूसरा उसका पार्ट है जैविक घटक, जिसे हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं। बच्चों, अजैविक घटक को ही हम निर्जीव घटक कहते हैं। अजैविक घटकों को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक घटक और रासायनिक घटक। अब भौतिक घटक क्या होते हैं? जैसे कि हमारे वातावरण में स्थित हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मिट्टी के प्रकार, जमीन के प्रकार, सूर्य प्रकाश, इन सभी का समावेश भौतिक घटक में होता है। और रासायनिक घटक को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, असेंद्रिय पदार्थ जिसे हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, और सेंद्रीय पदार्थ जिसे हम कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। असेंद्रीय पदार्थ में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे गैसीय पदार्थों का समावेश होता है, और कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम जैसे लवणों का समावेश होता है। और सेंद्रीय पदार्थ में जो प्रथिन, कार्बोज, स्निग्ध पदार्थ होते हैं, इनका समावेश सेंद्रीय पदार्थों में होता है। बच्चों, इसी प्रकार जैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों को हम स्वयंपोषी और परपोषी दो भागों में बांटे हैं। जैसे कि मैंने बताया, जिसमें जीव होता है, जो प्राणी भी हो सकते हैं, वनस्पतियां भी हो सकती हैं, इन सभी को हम जैविक घटक कहते हैं। दो भाग कौन से हैं? स्वयंपोषी, परपोषी। अब स्वयंपोषी में किन किन का समावेश होता है? जैसे उत्पादक, और उत्पादक कौन होते हैं? हरी वनस्पतियां उत्पादक होती हैं। और परपोषी में भक्षक और विघटक। भक्षक मतलब जो दूसरों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम भक्षक कहते हैं। और विघटक मतलब होता है जो दूसरों का विघटन करके भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम विघटक कहते हैं। जैसे कि विघटक में सूक्ष्म जीवों का समावेश होता है और भक्षक में प्राणियों का समावेश होता है। और ये भक्षक जो प्राणी रूप में होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, तृतीयक भक्षक। अब इसके बारे में प्राथमिक भक्षक कौन से होते हैं, द्वितीयक भक्षक कौन से होते हैं, तृतीयक भक्षक कौन से होते हैं, आगे भी हम और जानेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम बता दें कि प्राथमिक भक्षक अर्थात वे होते हैं जो वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, टिड्डा, खरगोश इत्यादि। और द्वितीयक भक्षक जो इन भक्षकों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, इनका समावेश द्वितीयक भक्षक में होता है। और जो तृतीयक भक्षक वे होते हैं जो इन दोनों पर निर्भर होते हैं, उन प्राणियों का समावेश तृतीयक भक्षक में होता है। बच्चों, अभी आपने चार्ट में देखा कि सूक्ष्मजीवों को विघटक कहते हैं। विघटक अर्थात क्या होता है, इसे हम जानेंगे। जैसे कि सूक्ष्मजीव मृत वनस्पतियों व प्राणियों के अवशेषों में उपस्थित सेंद्रीय पदार्थों का, ये सेंद्रीय पदार्थ कौन से हैं? प्रथिन, कार्बोज, वसा, इन पदार्थों का असेंद्रीय पोषक द्रव्यों में रूपांतरण कर देते हैं, इसलिए उन्हें विघटक कहते हैं। बच्चों, ये असेंद्रीय पदार्थ कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। अभी हमने इसे जाना। तो सूक्ष्मजीवों द्वारा जब कोई सजीव की मृत्यु हो जाती है, चाहे वह वनस्पति हो, चाहे वह प्राणी हो, इनके मृत्यु होने पर उनके शरीर में आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, और इसी प्रकार के अनेकों प्रकार के सूक्ष्मजीव उसमें समाविष्ट हो जाते हैं और उनके शरीर का विघटन करने लगते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, और इसके फलस्वरूप
उनके द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम जैसे पोषक द्रव्य बाहर निकलते हैं जो वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं, हमारे जमीन में मिश्रित हो जाते हैं। इसलिए इन सूक्ष्मजीवों को बच्चों विघटक कहते हैं। बच्चों, जंगल, तालाब, सागर, नदी आदि परिसंस्था का आकार, स्थान, हवा की स्थिति, वनस्पति और प्राणी के प्रकार, इन विशेषताओं के अनुसार परिसंस्थाओं के कुछ प्रकार होते हैं। हम आज के वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में इन प्रकारों के बारे में जानेंगे और परिसंस्था के घटकों की आंतरक्रिया क्या होती है इसे हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।